हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टीजीटी का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है ईएमआरएस का, उसका जनरल इंग्लिश, और फिर उसके बाद जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश को ऑप्ट किया था एज देयर सब्जेक्ट, सो उन दोनों का हम एनालिसिस करेंगे। बेसिकली आंसर डिस्कस करेंगे, आंसर की रहने वाली है ये आपके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चंस नाउ। तो आप 21st क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जनरल इंग्लिश का है, ठीक है। तो ये पोर्शन सभी के पास होगा, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ऑप्ट किया होगा एज देयर रीजनल लैंग्वेज। ये जो क्वेश्चंस है सभी के पेपर में होंगे, स्टूडेंट्स हु गिव टीजीटी एग्जाम्स। सो 21st का है ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड। सो 4 ऑप्शंस है, ये मेरे को अच्छे से याद है, ये मैंने आपको सिंटैक्स में सेम ऐसा ही एग्जाम्पल करवाया था ब्रेड एंड बटर वाला, और मैंने बताया था हमेशा ये पेयर वर्ड्स हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। सो जिन्होंने मेरी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की वीडियोस देखी है, पीजीटी में भी उनको काफ़ी जनरल इंग्लिश में हेल्प मिली होगी, और टीजीटी में भी उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस दे मस्ट बी एबल टू आंसर इट। सो सिंगुलर क्या है यहाँ पे? हैज़। ब्रेड एंड बटर हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, इसका करेक्ट आंसर होगा 21st का। 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 22nd, आई डैश योर लेटर येस्टरडे। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, बट ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। हैड रिसीव्ड, वुड रिसीव, रिसीव्ड या फिर हैव रिसीव्ड। सो इसका जो होगा आंसर वो होगा 3rd ऑप्शन, रिसीव्ड। आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, यहाँ पे येस्टरडे लिखा है, उसी से हमें क्लू मिल रहा है ये सिंपल पास्ट में है। अब हैव रिसीव्ड क्यों नहीं होगा? हैव रिसीव्ड उनके साथ होता है सिंपल प्रेजेंट के जो एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है। बोलते हैं ना आई हैव डन माई वर्क, मतलब अभी अभी कोई एक्शन खत्म हुआ है। और हैड रिसीव्ड तो मैंने आपको बताया हुआ है, हैड कब लगता है? जब 2 एक्शंस हो रहे हैं एक सेंटेंस में, और पहले वाले एक्शन के साथ हैड लग जाता है, दूसरे वाले के साथ सिंपल पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल पास्ट रिसीव्ड आना था। सो 22nd का 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो 23rd ये रीअरेंजमेंट का है सेंटेंस, ठीक है। इसमें 4-5 पार्ट्स दिए हैं, हमें उसे एक ऐसे वे में लगाना है कि वो एक सेंटेंस फॉर्म करे मीनिंगफुल। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 1st ऑप्शन है, CEADB। अब हम पढ़ लेते हैं क्या बनेगा। शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट बैठ रहा है, तो मुश्किल नहीं था अगर आप चारों ऑप्शंस के साथ जाते एक एक बार। तो सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में सेंटेंस बन रहा है वो इसी ऑप्शन से बन रहा है। नेक्स्ट 126, चूज द वर्ड नियरली सिमिलर। सिमिलर मतलब सिनोनिम है, ठीक है। हमें सिनोनिम बताना है करेज का, हेजिटेशन, कावर्डिस, फॉर्टिट्यूड या फिर वर्च्यू। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है fortitude, 3rd option. Next, choose the option which nearly means the same as the underlying idiom. ये idiom phrases से है। He bids fair to rival his father as a lawyer. So seems fair का क्या मतलब है? Seems likely, ठीक है। So 127 का 2nd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, डैमेज का हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है, मतलब एंटोनिम बताना है। 4 ऑप्शंस है, कंपनसेशन, रॉन्ग, रप्चर या फिर महियम। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, दैट इज कंपनसेशन। रॉन्ग, रप्चर, महियम, इन सभी का मतलब क्या है? रप्चर मतलब टूटना, डैमेज मतलब खराब होना, रॉन्ग मतलब गलत, महियम मतलब केओस, ठीक है। सो सारे ही नेगेटिव वर्ड्स थे, एक ही पॉजिटिव वर्ड है, इससे भी आप लगा सकते थे कंपनसेशन। अप्रोप्रिएट यहाँ पे वही है। सो 128 का 1। Next 24th question, identify the part of the sentence that has an error in it. तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। This is the only one of his novels that are not worth reading. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी एरर वाला क्वेश्चन आता है, मोस्टली जो एरर होता है वो सिंटैक्स से आता है, और ये रूल मैंने बहुत अच्छे से बताया था। वन ऑफ द प्लूरल, जैसे नॉवेल्स है ना, तो वन ऑफ द अगर कोई प्लूरल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है।
तो देखिए यहाँ पे दैट आर लगा रखा है, दैट इज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज दी ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स, ठीक है, रूल के हिसाब से ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो करना चाहिए, बट आर तो प्लूरल है, इसलिए आर में मिस्टेक है और ये सी पार्ट में है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आई नो बहुतों को इसमें डाउट है। तो पहले तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है टेंस को, कौन सा सही टेंस का इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में। राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, सब लोगों को लग रहा, सबको नहीं मतलब ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ये सिंपल, नॉट सिंपल बट प्रेजेंट परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हैव गॉन आ गया, हैव हैज़ प्लस V3 लग जाए तो हमने यही पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, बट ये पास्ट परफेक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ मॉडल या फिर हम मोडाल भी बोलते हैं वो यूज़ हो गया। शुड, मस्ट, अगर ये सब के बाद हैव या ऑब्वियसली हैव ही आएगा, शुड मस्ट के साथ अगर हैव प्लस V3 आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर काउंट होता है, इसलिए 25 का फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई मस्ट से वन थिंग कि जो लेवल है जनरल इंग्लिश का वो काफ़ी इन्होंने अच्छा बना रखा है, बिल्कुल भी ये मॉडरेट भी मैं इसको नहीं मानूंगी। मतलब जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो सही है, वो तो कर लेंगे, उन्हें ग्रामर के रूल्स आते हैं, बट जो और सब्जेक्ट्स के हैं, हिंदी वाले हो गए या फिर मैथ, साइंस, संस्कृत, उनके लिए लेवल हाई है, तो मैं मॉडरेट भी नहीं कहूँगी, ये डिफ़िकल्ट लेवल है उनके लिए। वेराज जो हिंदी था, जनरल हिंदी, वो पोर्शन ईजी था। एक तो कॉम्प्रीहेंशन इनको देना चाहिए, जैसे हिंदी में 3 नंबर का था, इसमें भी 2-3 नंबर का दे देते तो ईजी हो जाता क्वालिफाई करना। आई होप आपको पता हो 10 में से 4 नंबर आपको इसमें लेना ज़रूरी है, तभी आपका पूरा पेपर चेक होगा, एंड नेगेटिव मार्किंग भी है। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज करेक्टली। सो ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्टिव सेंटेंस दिया है, पैसिव में हमें चेंज करना है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बाय हुम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड। अब आपने और भी बहुत वीडियोस देखी होंगी, उसमें फर्स्ट आंसर भी कहीं आपको देखने को मिला होगा, और जिसने आंसर मार्क किया इन्होंने भी फर्स्ट ही किया जिसका ये क्वेश्चन पेपर है। सो बाय हुम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट, ये यहाँ पे एट मेरे हिसाब से देखो इन्होंने एक्स्ट्रा लगा रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो नॉक्ड के साथ एट लगता है, ठीक है, एज प्रेपोजिशन, बट अगर आप ल्यूसेंट में रूल्स देखोगे बाय हुम से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें लास्ट में प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करते, तो बाय हुम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। बट हाँ, अब ये बोर्ड के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करता है। फर्स्ट वाला भी फुली मैं नहीं कहूँगी रॉन्ग है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो थर्ड है। अगर आप गूगल वगैरह पे भी, आई नो बहुतों ने चेक किया ही होगा, तो वो भी इसी ही वे में दिखा रहा है, जैसे थर्ड ऑप्शन दिया है, एंड में प्रेपोजिशन एट का यूज़, या फिर सिर्फ आपको सेम एज इट इज़ नहीं मिलेगा, आप और एग्जाम्पल्स को देख के समझ लेना कि एंड में बाय हुम से जो सब स्टार्ट हो रहा है उसमें एंड में प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। सो ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। अब यहाँ पे कईयों ने, अगर जिन्होंने भी एन लगाया है यूज़ समझ के, तो एन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यू की साउंड होती है वो होती है अ, अम्ब्रेला, है ना, यू की साउंड अ होती है, तो यहाँ पे यू की साउंड अ नहीं आ रही है, यू की साउंड यू ही है, तो इसलिए यूज़फुल नहीं होना चाहिए, मतलब यूज़फुल के साथ हम अ लगाएंगे ना कि एन। सो अभी हमने डिस्कस किया जनरल इंग्लिश का पोर्शन, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इंग्लिश जिन्होंने अपना रीजनल लैंग्वेज ले रखा था। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज़, कि जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारी DSSB की वैकेंसीज निकली है, चाहे सेक्शन ऑफिसर की देख लो, और PGT की भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की निकली है, एंड ऐसा माना जा रहा है जनवरी में बहुत सारी
टीजीटी की भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। सो बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे बुक्स रिकमेंडेशन के लिए बोलते हैं। डेफिनेटली इंग्लिश ग्रामर की भी मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगी, बट उससे पहले मैं आपको जनरल नॉलेज की एक बुक के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि है ओसवाल बुक्स की। ठीक है, सो दिस इज द न्यू एडिशन 2024 एडिशन ऑफ ओसवाल बुक्स जनरल नॉलेज हैंडबुक। काफ़ी अच्छी बुक है ये। सो आई वेंट थ्रू दिस बुक। करंट अफेयर्स इसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं, सारे ही 2023 के करंट अफेयर्स इसमें कवर कर रखे हैं, मैंने पढ़े भी थे। सो जो ईएमआरएस के एजुकेशन के अलावा, एजुकेशनल करंट अफेयर्स के अलावा जो भी करंट अफेयर्स आए थे वो मोस्टली थे, चाहे वो अवार्ड्स के आप देख लीजिए या फिर स्पोर्ट्स के, जितने भी करंट अफेयर्स थे वो थे इस बुक में। सो चीज़ मुझे अच्छी लगी। देन और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर जनरल नॉलेज लाइक इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो बेसिकली साइंस, इकोनॉमी, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा एंड दिस इज अ हैंडबुक। आप इजीली इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। देन टूवर्ड्स दी एंड वी हैव दी स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके भी आपको पता है क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके से, 2 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। डेज हो गए, ठीक है, या फिर करेंसीज हो गई, कंपनीज हो गए, अब्रीविएशन हो गए, ये सभी चीजें इसमें कवर्ड है एंड दैट टू डिटेल में कवर है। और जो इस बुक की सबसे अच्छी बात है वो है दैट इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। मतलब ये बिल्कुल भी महंगी बुक नहीं है, आप इसे पा सकते हैं इन 99। मोर ओवर अगर आप इसे और लेस में पाना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया है, तो आप वहां पे आप लिंक पे जाइए, आपको ये बुक अराउंड 80 की मिल जाएगी और ये बुक काफी अच्छी है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस। नेक्स्ट, अब ये जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये आपको मिलेंगे जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश को ऑप्ट किया है। सो वो ये वीडियो देख सकते हैं, अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। चूज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब ये जम्बल्ड सेंटेंस का है, रीअरेंज करना है। सो जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है 4th ऑप्शन, CEBDA। अब देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस। टेक दिस पार्सल ओवर टू दी पोस्ट ऑफिस, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही बैठेगा। नेक्स्ट, ये भी जम्बल सेंटेंस का ही है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 3rd बैठेगा, CEBAD। अब इसको देखिए, पढ़ते हैं। सिंस यू से सो आई बिलीव इट। आप मुझे बताइए आपने इसका क्या आंसर लगाया है, बिकॉज मेरे हिसाब से यही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगर आप और तीनों ऑप्शंस के साथ जाओगे बिल्कुल भी मीनिंगफुल सेंटेंस बैठेगा ही नहीं। Next, identify the clause of the underlying expression in the given sentence. Lalit would not do it even if you paid him. तो even if you paid him क्या होगा? ये adverb clause होगा, तो इसलिए 143 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Next, 144, choose the option in which voice in the given sentence has been changed correctly. Again, active passive voice है, sentence पढ़ते हैं। My father shall write me a letter. सो जो इसका करेक्ट आंसर है, अ लेटर विल बी रिटन बाय माई फादर। यहाँ पे शैल नहीं आना था क्योंकि शैल आई के साथ यूज़ होता है, वी के साथ होता है, बट यहाँ पे लेटर के साथ विल ही यूज़ होगा। अ लेटर विल बी रिटन टू मी बाय माई फादर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ 144th क्वेश्चन। सो 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चूज द कनेक्टर which can correctly combine 2 given sentences. कंजंक्शन का ये क्वेश्चन है। सो यू कैन बोरो द बुक, यू हैव टू रिटर्न इट टुमारो। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4th ऑप्शन, प्रोवाइडेड। यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड यू हैव टू रिटर्न इट टुमारो। तो कंडीशन लग रही है तभी मैं आपको बुक दूंगी अगर आप मुझे कल तक वापस दे दोगे। सो 4th ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे आंसर हमारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Lata will be going to Delhi tomorrow. So will be going है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है 146 का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राम नोज दैट ललित इज गोइंग टू हेल्प हिम। तो राम नोज कौन सा है? ये एक प्रिंसिपल
क्लॉज है, ठीक है। सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ पे। 147 का थर्ड ऑप्शन। आई मस्ट से कि लेवल काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा है जनरल इंग्लिश का भी, और जो उनका रीजनल लैंग्वेज है इंग्लिश, उनका भी काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन। अच्छा, इसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। इट नीड्स टू बी डन विद केयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ब, ठीक है। वर्ब, ये नीड्स हमें बताना है। नीड्स क्या है? नीड्स एक वर्ब है। सो 148 का फर्स्ट आंसर करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट डज ही वांट, हमें बताना है व्हाट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सो व्हाट एक प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच है, बिकॉज ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। फाइन, तो व्हाट क्या है? एक प्रोनाउन। प्रोनाउन है नहीं, बट यहाँ पे एज अ प्रोनाउन इन्होंने यूज़ किया है। 149 का फोर्थ। नेक्स्ट 150th पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। चूज द पंक्चुएशन मार्क that will replace the star mark in the following sentence. What happened then? Star I do not know. तो मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सेमीकोलोन, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अब देखो, ये सेमीकोलोन मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए, या तो कॉमा भी देख लो, हो सकता है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो सेमीकोलोन होना चाहिए, बिकॉज ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, एंड दैट टू इस वे में कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सेमीकोलोन होना चाहिए। सो 150th का फर्स्ट आंसर होना चाहिए। मैंने फर्स्ट बोला, सेकंड होना चाहिए, मैंने ध्यान से देखा नहीं। सेमीकोलोन सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका जनरल इंग्लिश और ये जिनका रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश था, आपके कितने नंबर बन रहे हैं।